ओके, इसको लोग जनाब क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजी वार्ड में, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसको लोग बरकत चाचा कहते हैं। हाँ, ये सारे ऑन्कोलॉजी वार्ड में लोग इसको कहते हैं। ओके, फोलिकुलर लिम्फोमा में कौन सा ट्रांसलोकेशन था? हाँ, 14-18, तो 14 था कि नहीं, लेकिन उसके साथ 18 भी था। फिर क्या था? 11-18, फिर क्या था? 11-14, 11-14 है। यस, और फिर क्या है? 8-14। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर वो लोग कहते हैं ना कि जो बरकत चाचा है, इसका एक 14 साल जो है ना, जवान 14 साल एडोलेसेंट एज में एक सन है, बेटा है, ठीक है, 14 साल का। कहते हैं कि कभी ये बंदा जाकर 18 साल के, फॉर एग्जांपल, ये गर्ल के पास जाकर जो है ना गपशप मारते हैं, ठीक है ना, 18 ईयर, लोग इसके बारे में इस तरह कहते हैं। हाँ, ठीक है। कोई कहता है कि यार इसको जब चांस मिलता है, ठीक है, ये 8 साल वाले लड़की से भी गपशप लगाता है, ठीक है ना, इस तरह ये लोग इसका निमूनिक बना चुके हैं। कोई कहता है कि जनाब ये 11 साल इस तरह जाता है, क्लियर है। तो कहते हैं कि अगर, हाँ, ये कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली एडोलेसेंट एज में है, ठीक है ना, एक्टिव है। तो इसका मतलब कहते हैं कि अगर 14 जो है ना जाकर 18 से मिले, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन है, जो शादी है, वो फोलिकुलर सेल लिम्फोमा है, ठीक है ना। फिर 8 अगर 14 के साथ मिले, तो ये 8 वाले के पास जाए, बर्केट लिम्फोमा है, ठीक है ना। तो ये 14 आप लोग जहन में कांस्टेंट रखे और उसको बस ये कि घुमाते रहे, कभी उधर ले जाए कभी उधर ले आए। तो ये सारे जो है ना, ये बड़ा खराब है, ठीक है ना। तो इसके बारे में खराब इसलिए कि सारे कैंसर्स कराते हैं, ठीक है ना। तो ये जनाब क्या है, एक नमूनिक दिया जाता है वार्ड के अंदर इजी रिमेंबरनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखे आखिर में, डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा, लास्ट वाला, डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा। तो इसमें लिखे डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा, लार्ज साइज B cell lymphoma. It is arises from mature. It arises from mature large B cell. It is the most common. It is the most common टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा है, ये स्टार पॉइंट है, ठीक है। इट अफेक्ट एडल्ट्स 80%, बट चिल्ड्रन 20%। इसका मतलब कि बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो अकोरेंस रेट है, इंसिडेंस रेट है, वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? एडल्ट्स में पाया जाता है। ओल्डर एज के अंदर लोग ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट लेके इसमें प्रोग्नोसिस लेके, प्रोग्नोसिस कि इसमें जनाब प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस के बारे में इसका अगर पॉइंट आ जाए कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस पॉइंट्स, तो प्रोग्नोसिस में तो आप लोगों ने लिखना है, इफ डायग्नोज एंड ट्रीट अर्ली। अगर कोई बंदा इस केस में जल्दी डायग्नोज भी हुआ और उसको ट्रीट भी किया, देन विल हैव गुड प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस। और अगर फॉर एग्जांपल इफ डायग्नोज्ड एंड ट्रीट लेट, तो फिर तब तक तो ये स्प्रेड हो चुका होगा, तो उसकी प्रोग्नोसिस क्या है? पुअर प्रोग्नोसिस। सो दिस कैंसर हैज अ गुड प्रोग्नोसिस इफ इट डायग्नोज एंड ट्रीट अर्ली इन दी स्टेजेस। लेकिन अगर इस कैंसर को हम लेट डायग्नोज करें और ट्रीट भी लेट करें, तो उसकी जो प्रोग्नोसिस रेट है वो क्या है? हाँ जी, इसकी
पुअर होती है। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट फ्रॉम डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा। ये बस 2 पॉइंट्स है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। इट कैन मेटास्टेटाइज फ्रॉम टू अदर टिश्यूज। देयरफॉर इस कैंसर को जितना जल्दी हम डायग्नोज करें और ट्रीट करें तो उसमें प्रोग्नोसिस रेशो क्या होगी, वो अच्छी होगी, वरना बाद में उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा बैड होती है। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक रहता है इस सिस्टम में, वो जल्दी कवर करते हैं अबाउट हेपरीन एंड वारफरीन। ये क्या है, तो लेके डिफरेंस बिटवीन हेपरीन एंड वारफरीन। ये एंटी कोआगुलेंट है, इसमें ट्रांसलोकेशन नहीं है, देयर इज नो ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि रेडिएशन की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, अगर लिम्फ नोड है उसको रेडिएशन में, कोई फैक्ट्री वर्कर है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल से रेज आती है, अगर वो लिम्फ नोड में जाकर लगकर मेच्योर बी सेल की कैंसर कराए, वो डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल है। फोलिकुलर लिम्फोमा अगर ट्रीट ना हो जाए तो उसमें जो इमेच्योर सेल है स्मॉल साइज बी सेल, दे विद द टाइम बिकम एबनॉर्मली गेट मेच्योर। सो फोलिकुलर लिम्फोमा में आल्सो कन्वर्ट इनटू डिफ्यूज लार्ज साइज बी सेल लिम्फोमा। ये लिम्फोमा या तो किसी और लिम्फोमा से आती है, और ये लिम्फोमा या कोई रेडिएशन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से हो सकती है। इसमें ट्रांसलोकेशन नहीं होती। तो ट्रांसलोकेशन हमने कितनी पढ़ी है वैसे टोटल, कोई बता सकते हैं? नहीं, पूरी हेमाटोलॉजी में। हाँ, इसका एक लिस्ट बनाए घर में जाके। हाँ, मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ। देखे, ट्रांसलोकेशन 15 और 17, दैट इज AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। 922 CML, 922 CML। फिर आज वाले जो हमने पढ़े थे 14-18 फोलिकुलर सेल लिम्फोमा, 14-11 मेंटल सेल लिम्फोमा, 11-18 मार्जिनल जोन लिम्फोमा, 8-14 बर्केट लिम्फोमा। तो ये 6 ट्रांसलोकेशन है, 6 टोटल, और इस 6 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जाकर ये टेबल बनाएं और जो ट्रांसलोकेशन पढ़े है उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, ओके जी। अब लास्ट में एक टेबल बनाएं, एक साइड पे लेके टेबल बनाएं, और टेबल में जनाब एक साइड पे आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट इज हेपरीन एंड व्हाट इज वारफरीन। इधर लेके हेपरीन और वारफरीन। हाँ जी, एनीवन कैन टेल मी समथिंग अबाउट दीज 2 एंटीकोगुलेंट्स, एनीवन? ओके, इट इज गुड। एक होती है शॉर्ट लास्टिंग, एक होती है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, वेरी गुड। वारफरीन इज अ लॉन्ग लास्टिंग एंटीकोगुलेंट, हेपरीन इज अ शॉर्ट लास्टिंग। एक तो ये है। एक्सीलेंट, दैट क्वेश्चन आई लाइक। हेपरीन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। कहाँ से आती है? एंडोथेलियल सेल से आती है, और प्लेटलेट्स भी हेपरीन दे सकती है, ये याद रखें। हेपरीन हम मेडिसिन में भी देते हैं, लेकिन बॉडी खुद भी बनाती है। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है? हेपरीन है। सिंथेटिक हमेशा कौन सा है? वो वारफरीन है। वेरी गुड। और कोई ऐड करे, शाह, आसान है, बस इतना इतना ही पढ़ा है। हाँ, व्हाट इज एंटीकोगुलेंट? एंटीकोगुलेंट का मतलब हम कहते हैं दोनों एंटीकोगुलेंट है। व्हाट इज एंटीकोगुलेंट? ये क्लाट फॉर्मेशन को रोकती है। मतलब ये दोनों ड्रग जो है ये क्लाट को बनाने नहीं देती, ब्लड कोआगुलेशन को नहीं रोकने देती है, ताकि कोआगुलेट ना हो जाए, क्लाट ना बने, ताकि वेसल बिल्कुल ओपन रहे, उसमें कोई थ्रोम्बोसिस ना बने। तो ये जिन लोगों में कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस या किसी भी क्लाट फॉर्मेशन की इशू हो, उनमें हम यूज कर सकते हैं। विच वन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, विच वन इज डेंजरस? हेपरीन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, वारफरीन इज डेंजरस इन प्रेगनेंसी। तो क्लाट फॉर्मेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, जिस डिजीज के अंदर थ्रोम्बस का वर्ड आ जाए और एट द सेम टाइम फीमेल प्रेग्नेंट हो, चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट इज ऑलवेज हेपरीन। हम वारफरीन नहीं देते, बिकॉज वारफरीन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन डैमेज द फीटस। ये फीटोटॉक्सिक है। ये क्या है? फीटोटॉक्सिक है। चलिए जी, इतना भी काफी है। लेकिन हेपरीन के बारे में इसकी रूट क्या है, हम किस
किस रूट से उसको दे सकते हैं कि व्हाट इज द रूट फॉर हेपरीन। तो रूट मीन के एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है इसका। अगर हम हेपरीन देते हैं, देखें हेपरीन इज गिवन IV इंट्रावीनस, डायरेक्ट इंजेक्शन में देते हैं। तो इसके बारे में तो लेके हाँ जी पेरेंटरल उस पे आते हैं अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। पेरेंटरल रूट, पेरेंटरल रूट का मतलब ये है कि हम हेपरीन दे सकते हैं वाया IV मीन इंट्रावीनस एंड SC स्टैंड फॉर सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस रूट। लेकिन जो हेपरीन है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं IV में, क्योंकि क्लाट फॉर्मेशन जब होती है तो हम ऐसा ड्रग देंगे ताकि कम टाइम में क्लाट को ख़त्म करे, शॉर्ट एक्टिंग। तो हमें शॉर्ट एक्टिंग किसी भी क्लाट को ख़त्म करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम क्या देना चाहिए, हेपरीन, और ये उस रूट से देना चाहिए ताकि ये ब्लड तक डायरेक्ट पहुंचे। तो इंट्रावीनस देते हैं। वारफरीन में लेके ओरल, ये ओरली हम टैबलेट्स की शक्ल में देते हैं। ओरली मतलब ये कि ये टैबलेट्स फॉर्म में ज़्यादा मिलती है, इसकी इंजेक्शन नहीं आती, बहुत कम आती है। सो ओरल एंटीकोआगुलेंट इन द टैबलेट्स दैट इज वारफरीन। इंट्रावीनस इंजेक्शन की शक्ल में हम कहते हैं हेपरीन देते हैं। नेक्स्ट लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम किस तरह करते हैं। नंबर 1, इट इनहिबिट एंटी थ्रोम्बिन 3, इट इनहिबिट एंटी थ्रोम्बिन 3। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी लिखे, इट इनएक्टिवेट फैक्टर 10, फैक्टर 10A। ये किसको इनएक्टिवेट करता है, फैक्टर 10A। हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े थे ना, उसमें इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ी थी। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे 12 से स्टार्ट होती है, 12A में जाती है, 11 इस तरह है ना, फिर 11A, फिर 9, 10 स्किप हो जाता है, फिर 9A और 9A 8 की मदद से फिर 10 को 10A में कन्वर्ट करता है, और 10A प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, दैट इज प्रोथ्रम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को, वेरी गुड, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और वो क्लाट बनाता है। सो दिस फाइब्रिन कैन मेक दी क्लाट। ऐसा है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये थ्रोम्बिन है, दिस इज थ्रोम्बिन, इट इज ऑल द टाइम वांट टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन टू मेक क्लाट। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है तो इस थ्रोम्बिन का काम चाहिए। हाँ जी, मैं कहता हूँ नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल, उससे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, हमें क्लाट नहीं चाहिए, ये थ्रोम्बिन ब्लॉक करना चाहिए कि उसको काम करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए। अगर ये काम करेगा तो क्या बनेगा, क्लाट, और बंदा तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल बंदे में क्लाट बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। तो इस थ्रोम्बिन की काम को सप्रेस रखने के लिए अल्लाह ने बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन रखा है। क्या रखा है, एंटी थ्रोम्बिन 3 का नाम है उसका। थ्रोम्बिन कैन प्रोमोट क्लाट फॉर्मेशन। थ्रोम्बिन क्या बनाता है, क्लाट। एंटी थ्रोम्बिन प्रिवेंट क्लाट फॉर्मेशन। एंटी थ्रोम्बिन इस थ्रोम्बिन की खिलाफ वर्जी करता है। ये कहते हैं कि नॉर्मल बंदे में तुमने क्लाट नहीं बनाना। ये थ्रोम्बिन कोआगुलेंट है कि नहीं, ये कोआगुलेशन कर सकता है, क्लाट बना सकता है, लेकिन ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। ये हमने बाहर से दिया है कि बॉडी का है, दैट इज नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। ये क्या है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे में क्लाट बनी है, एक बंदे में क्लाट बनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्लाट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जब हम क्लाट को खत्म करेंगे तो इधर देखे हम क्या करेंगे, क्लाट को खत्म करेंगे, तो इस थ्रोम्बिन का काम क्या करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए। वो ब्लॉक तब होगा जब हम इसको क्या करें, एक्टिवेट करें कि इनएक्टिवेट, एक्टिवेट करें। तो जो बंदा इसको एक्टिवेट करेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, जब ये ब्लॉक होगा तो क्लाटो नहीं बनेगा। तो हेपरीन एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3। ये किसको एक्टिवेट करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3, ये एक्टिवेट करे। इट एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3 बट इट इनहिबिट थ्रोम्बिन। ये किसको इनहिबिट करता है, थ्रोम्बिन, ये एक्टिवेट करे ये जी, ऐसा नहीं है, ऐसा ये ठीक है। इधर देखे एंटी थ्रोम्बिन 3, फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी थ्रोम्बिन 3 नॉर्मली वांट टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन काम नहीं करेगा तो क्लाट बनेगा नहीं,
नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बिन काम करेगा तो क्लाट बनेगा। थ्रोम्बिन का काम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने क्लाट बनाता है। मैं कहता हूं अगर हमने इसको ब्लॉक किया तो क्लाट बनेगा, और इसको ब्लॉक करने का काम किसका है? एंटी थ्रोम्बिन 3। तो अगर एक बंदे में पहले से क्लाट बनी है तो क्लाट हम खत्म करेंगे, तो हम इसको काम करने नहीं देंगे, वरना ये तो मजीद क्लाट बनाएगा। तो इसको काम ना करने का एक तरीका यह है कि हम इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो हेपरिन एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो क्लाट नहीं बनेगा। तो कोआगुलेशन होगी कि नहीं होगी? इसलिए हेपरिन इज एंटी कोआगुलेंट। ये कोआगुलेशन को होने नहीं देंगी, बिकॉज इट एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3 टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन। क्लियर है? एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये जो फैक्टर 10A है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ले जाता है। अगर इस फैक्टर 10A को हम इनएक्टिवेट करें, खत्म करें, तो ये काम कर सकेगा? फिर भी क्लाट नहीं बनेगा। तो हेपरिन न कि सिर्फ इसको एक्टिवेट करता है लेकिन इसको इनएक्टिवेट भी करता है। तो अगर 10A इज अ क्लाटिंग फैक्टर 10, इसको इनएक्टिवेट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा नहीं। जब ये नहीं होगा ये नहीं बनेगा। अगर थोड़ा बहुत बना भी है तो उसको हम ब्लॉक किससे करेंगे? एंटी थ्रोम्बिन। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 का काम बढ़ाना और फैक्टर 10A की काम को कम करना, इन दोनों से हम क्लाट को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ हेपरिन। अब समझ गए कि नहीं? ये हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट लिखे हेपरिन के साथ वारफरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है? सो इट ब्लॉक विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। इट ब्लॉक विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब सुन ले, इसका मतलब यह है कि विटामिन के इज अ विटामिन which is required for the activation of some clotting factor 2, 7, 9 and 10 और प्रोटीन C and S। याद है? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये एक्टिवेट होते हैं लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। तब जब उसको क्या मिल जाए? विटामिन के। These clotting factor will work only if vitamin K is there inside the liver। अब इस विटामिन के को एक्टिवेट करने के लिए इपोक्साइड रिडक्टेस चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? इपोक्साइड रिडक्टेस। कहानी ये है, ये हमने बायोकेम में डिस्कस किया था। इपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम ये कहाँ पे होता है? लीवर में। इस एंजाइम का काम किसको एक्टिवेट करना है? विटामिन के। विटामिन के का काम किसको एक्टिवेट करना है? 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर। और जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो क्लॉट बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो विटामिन के कैन कॉज कोआगुलेशन। अब अगर एक बंदा है उसको हमने क्लॉट खत्म करना है, तो एक तरीका यह है कि हम विटामिन के को एक्टिवेट होने ना दे। अगर विटामिन के एक्टिवेट ना हुई तो ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे नहीं, क्लॉट नहीं बनेंगे। ऐसा एंटी कोआगुलेंट जो क्लॉटिंग को खत्म करे बाय डिसएक्टिवेटिंग विटामिन के इन द लिवर, दैट इज वारफरिन। वो क्या है? वारफरिन है। तो वारफरिन ब्लॉक विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर विटामिन के एक्टिवेट नहीं हुआ तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्लॉट बनेगी नहीं बनेगी। तो हेपरिन वारफरिन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये फर्क है। बात समझ गए कि नहीं? सो किस एंटीकोआगुलेंट की टॉक्सिसिटी में विटामिन के की डिफिशिएंसी हो सकती है? वारफरिन, क्योंकि ये विटामिन के को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट देखें ऑनसेट साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन का मतलब ये कहाँ पे काम करते हैं? बॉडी में। तो नेक्स्ट इज साइट ऑफ एक्शन। हाँ जी, हेपरिन कहाँ पे काम करता है? एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है और फैक्टर 10A को इनएक्टिवेट, और ये दोनों होते हैं ब्लड में। सो साइट ऑफ एक्शन फॉर हेपरिन इज ऑफ ब्लड। ये ब्लड में काम करते हैं, ब्लड में। और विटामिन के कहाँ पे? दैट इज लीवर। तो वारफरिन के लिए लीवर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर काम नहीं करेगा, वारफरिन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वारफरिन एक्ट ऑन विटामिन के एंड इज प्रेजेंट इन द लीवर। The heparin act on the blood, warfarin act in the liver. Next लेके onset। इसमें लेके रैपिड onset। इसकी जो onset है, एक्शन है, वो क्या है? रैपिड onset। इसमें लेके स्लो onset। नेक्स्ट लेके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी क्या है? हेपरिन की शॉर्ट, मतलब डेज तक है, डेज।
ठीक है। और इसमें आप लोग शॉर्ट में मिनट्स टू डेज या मिनट्स लेके मिनट्स टू हार्स, और इसमें लेके लॉन्ग, इसमें डेज टू वीक्स लेके, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट थेरापी, तो दैट इज लॉन्ग। ठीक है जी, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट इसमें लेके कि विच वन इज टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मीन जो प्रेगनेंसी में खतरनाक हो, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता हो। टेराटोजेनिक इन नेचर, हेपरीन टेराटोजेनिक है? नो, वेरी गुड। सो अ बिग नो बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, लेकिन दिस इज ऑलवेज टेराटोजेनिक। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अ फीमेल प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, किसके साथ? एट्रियल फिब्रिलेशन, और एट्रियल फिब्रिलेशन में उसको एक एंटीकोगुलेंट देना है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में एंटीकोगुलेंट ऑफ द चॉइस इन अ प्रेग्नेंट फीमेल वो क्या है? हेपरीन है। भाई आप एग्जाम में ब्लैंक हो गए कि ये हेपरीन है कि वारफरीन है, लेकिन इतना पता है कि प्रेगनेंसी की केस है और एंटीकोगुलेंट वो पूछ रहे, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? हेपरीन लिखना है। अब इधर देखे थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ हार्ट, आजकल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है ना, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट, ये राइट एट्रियम। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? दैट इज माइट्रल वाल्व। सुन ले, माइट्रल वाल्व कभी कभार नॉर्मल से नेरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल स्टीनोसिस। माइट्रल स्टीनोसिस, तो जब माइट्रल वाल्व की जो डायमीटर है वो क्या हो जाए? नेरो, स्टीनोसिस हो जाए, तो ब्लड यहाँ से इधर ज्यादा आएगा कि कम? कम। तो ज्यादा ब्लड किस में रहेगा? एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया जो है ना ब्लड से बिल्कुल भर जाएगी कि नहीं, और एट्रिया कंस्ट्रिक्ट होगी कि डायलेट? ज्यादा ब्लड की वजह से डायलेट होगी। तो फिर जो ऐसे नोड से इम्पल्स ने आना था, अब वो ज्यादा रास्ता कवर करेगा कि कम? ज्यादा। ज्यादा रास्ता कवर करने से जो रिदम है हार्ट का वो नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल? दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल रिदम, इज कॉल्ड इरिथमिया। और ऐसी इरिथमिया जो किस वजह से एट्रिया में हो जाए, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। सो क्या कहते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन। अब क्वेश्चन सुन ले, ये हम पढ़ेंगे, एट्रिया तो बढ़ गया है, अब ब्लड जो है ना ज्यादा वक्त इधर स्टे करेगा या वेंट्रिकल में? एट्रिया में। तो जितना ज्यादा ब्लड की स्टेसिस होगी तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा, और अगर ये क्लॉट बना और उसमें रिदम भी खराब हुआ तो फिब्रिलेशन में इस तरह हार्ट रेट ज्यादा होगा, तो फिर इस कोआगुलेशन से थ्रोम्बस डिटेच हो सकता है कि नहीं, और ये ब्रेन में जाकर स्ट्रोक करा सकता है। तो जिस बंदे को माइट्रल स्टीनोसिस हो उन लोगों में हमेशा क्या बन सकते हैं? क्लॉट्स, क्योंकि ज्यादा एट्रिया की डायलेशन से ब्लड की स्टेसिस होगी, तो उस क्लॉट से फिर एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या बन सकता है? एम्बुलेंस बन सकता है। तो मसला क्रिएट हो सकता है कि नहीं? तो एट्रियल फिब्रिलेशन या माइट्रल स्टीनोसिस पेशेंट अगर आ जाए तो उसमें एंटीकोगुलेंट हम देंगे ताकि एक क्लॉट हो ना बने, और एट द सेम टाइम अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हो तो हम कौन सा देंगे? हेपरीन देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह आता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन बताए या जो फीमेल्स होती है प्रेगनेंसी में बॉडी के अंदर नेचुरल चेंजेस आती है, मतलब ये है कि उन फीमेल की जो प्रेगनेंसी होती है उसकी जो लोअर लिम्ब है वो स्वेलअप हो जाते हैं, और इसके अंदर जो है ना डीवीटी के चांसेस हो ज्यादा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, चाहे थ्रोम्बस जिधर भी बने, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, माइट्रल स्टीनोसिस थ्रोम्बोसिस, लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट हो always the choice will be heparin. Heparin is the answer because it cannot cross placenta. तो आप लोग आंखें बंद करके प्रेगनेंसी में सेफ एंटीकोगुलेंट जो यूज कर सकते हैं वो हेपरीन है। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट लेके मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से मतलब ये है कि अगर हम हेपरीन यूज करेंगे तो कौन सा टेस्ट है कि वो हम साइड बाय साइड चेक करेंगे, तो उससे हम हेपरीन की टॉक्सिसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन सा पाथवे ये अफेक्ट करता है, ये मैं लोग को बताया था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आ गए। मैंने आप लोगों को एक नमूने को बताया था, एक्स प्रेसिडेंट गोज टू, हाँ याद है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ना करो। हाँ, एक्स प्रेसिडेंट गोज टू वार, इसका मतलब को एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए क्या है? पीटी है, टेस्ट पीटी था, और वो कौन सा ड्रग है? वारफरीन। तो इंट्रिंसिक के लिए क्या होगा? हेपरीन, और टेस्ट एपीटीटी होगा। तो मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? आंसर इज एपीटीटी, क्योंकि ये कौन से पाथवे पे काम करता है? इंट्रिंसिक पाथवे।
और इसकी टॉक्सिसिटी के लिए क्या करते हैं, पीटी करते हैं। क्या करते हैं, पीटी। अगर एक और नाम आ जाए INR, ये हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो इसको कहते हैं। ये भी एक टेस्ट होता है। INR इज अ रेशो, ये पीटी का रेशो है। INR कैन गिव मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर वारफरीन टॉक्सिसिटी देन पीटी। तो आप लोगों को बेस्ट इस तरह लेके INR इज मोर इफेक्टिव देन पीटी। लेकिन अगर एग्जाम में INR नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर पीटी लिखेंगे। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ये लेबॉर्ट्री वाले चेक करते, इसमें हम पीटी को मजीद एलाबोरेट करते हैं ताकि हमें वारफरीन की क्विकली पता चले इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। तो वारफरीन के साथ जो टेस्ट है वो INR है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, और अगर ये नहीं है तो फिर पीटी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है जी। ओके, फिर इसके बाद जो हेपरीन है इसके लिखे व्हाट इज द एंटीडोट, व्हाट इज दिस एंटीडोट, एनीवन? एक्सीलेंट। एनी सब्सटेंस, आसान आसान आसान, एनी सब्सटेंस विच रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने वाला ड्रग क्या कहलाता है, एंटीडोट। भाई एक पेशेंट है वो हेपरीन ज्यादा ले गया है और उस ज्यादा की वजह से उसको क्या स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ हेपरीन? हेपरीन क्लॉट को बनाने देता है कि नहीं बनाने देता? अगर हम ये बहुत ज्यादा यूज करें तो जो नॉर्मल क्लॉट है बॉडी के वो भी खत्म हो जाएंगे, तो बॉडी से क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग। द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ हेपरीन इज ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम हेपरीन देंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर ऐसा ड्रग देंगे जो हम उस ब्लीडिंग को क्या करें, रोक सके। यार कैसे विटामिन के, हेपरीन हैज नथिंग टू डू विद विटामिन के, विटामिन के साथ क्या है, वारफरीन है। ऐसा ड्रग जो हेपरीन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करे उसका नाम है प्रोटामीन सल्फेट, उसका नाम क्या है, प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है, या प्रोटामाइन सल्फेट इसको कहते हैं। प्रोटामीन सल्फेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है वाट के अंदर। प्रोटामीन सल्फेट, इट इज द इंजेक्शन विच रिवर्स क्विकली द टॉक्सिसिटी ऑफ हेपरीन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसकी टॉक्सिसिटी एंटीडोट आ जाए तो आप लोगों ने एग्जाम में ये याद रखना है, अगर वो कहते हैं कि एक्यूट क्या देंगे, एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट एक्शन के लिए, उसी टाइम टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, और या डिलेड एक्शन के लिए क्या देंगे। ये डिपेंड करता है कि वारफरीन टॉक्सिसिटी हो गई रिसेंटली, अब भी उसी टाइम तुम क्या दोगे। आंसर इज FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये नाम सुना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के डिपेंडेंट है वो सारे इसके अंदर होते हैं सोल्यूशन की शक्ल में, वो हम डायरेक्ट एक्टिवेट फॉर्म में देते हैं। और जब बंदा थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए तो डिलेड एक्शन लॉन्ग टर्म में फिर बाद में हम क्या देंगे, विटामिन के देंगे। ये क्वेश्चन याद रखें। सो फॉर एक्यूट एक्शन द रिवर्सल टॉक्सिसिटी फॉर वारफरीन इज ऑलवेज FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। लेकिन जो डिलेड है वो क्या है, विटामिन के। लेकिन हेपरीन के लिए हमेशा प्रोटामीन सल्फेट देते हैं, ठीक है जी। ओके, कभी कभार कुछ लोगों में क्या होता है, हेपरीन देने से एक टॉक्सिसिटी होती है, द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ हेपरीन इज ब्लीडिंग। लेकिन कभी कभार जब हम हेपरीन देते हैं पेशेंट आल्सो स्टार्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दो पेशेंट है, एक पेशेंट को आपने हेपरीन इंजेक्शन दी है, क्योंकि हम ज़्यादातर IV में देते हैं, उसको जनाब स्टार्ट हो गई क्या, ब्लीडिंग। दूसरे को भी जो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो गई, दोनों को डोजेस सेम दिए थे। ये टॉक्सिसिटी है कि एलर्जी है, एलर्जी है। मैं फिर से रिपीट करने लगा, अगर हेपरीन की डोज आपको नॉर्मल बताई गई है 2 ml और आपने 10 ml दिया और उसने ब्लीडिंग की, ये तो टॉक्सिसिटी है ना, आपने डोज बढ़ाया। अगर 2 ml देने से ब्लीडिंग हो गई तो फिर ये टॉक्सिसिटी है कि एलर्जी है, एलर्जी है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, HIT। क्या कहते हैं, HIT स्टैंड फॉर हेपरीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसको क्या कहते हैं, हेपरीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बो, इसके नीचे लेके हेपरीन वाले के नीचे कि हेपरीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग डरना नहीं है कि यार ये हो गया तो बस बंदा टॉक्सिसिटी में चला गया, नहीं, ये जस्ट एक क्या है, एलर्जिक
रिएक्शन है, हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HIP स्टैंड फॉर हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको हम हेपरीन देते हैं, तो हेपरीन देने के बाद उन लोगों में क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वो क्या करते हैं। इसका मतलब ये है हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की मैकेनिज्म आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है ना, शाबाश, लिख लिया। ओके, ये तब होता है जब हम हेपरीन को किस रूट से देते हैं, IV रूट से देते हैं। देख आसान है, देख इसका जो कंसेप्ट है ना, सुन ले। जिस तरह ब्लड वेसल IV में देते हैं, डायरेक्ट ब्लड में देंगे ना, ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में पहले से प्लेट, बात है नहीं यार प्लीज, ब्लड वेसल में पहले से क्या पड़े होते हैं, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है ना, जिस प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट के साथ एक सब्सटेंस होता है, इसको हम PF4 सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, PF4। ये हर बंदे की प्लेटलेट के साथ होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, लेके प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट फैक्टर 4। ये PF4 हर एक बंदे के ब्लड में किसके साथ जुड़े होते हैं, प्लेटलेट के साथ। कभी कभार जब हम इंजेक्शन देते हैं, देखिए इंजेक्शन, भाई हम इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन में हम क्या इंजेक्ट करते हैं, आंसर इज हेपरीन। हेपरीन देने के साथ जब हम हेपरीन देंगे, कुछ लोगों में दिस हेपरीन बाउंड टू प्लेटलेट फैक्टर 4, ये किसके साथ बाउंड होता है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट फैक्टर 4 अट्रैक्ट व्हाट, हेपरीन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये ब्लड में घूमता है और इसको इम्यून सिस्टम एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है कि यार ये तो कोई एंटीजन है। वैसे हेपरीन को इसके साथ अटैच नहीं होना पड़ता। ये उन लोगों में होते हैं जो लोग हेपरीन को क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, एंड दैट इज IgG। वो कौन सा एंटीबॉडी होगा, IgG। और IgG एंटीबॉडी विल लीड्स टू एक्टिवेट प्लेटलेट्स। ये इनएक्टिव प्लेटलेट को क्या करेगा, एक्टिवेट। बात समझ आ रही क्या नहीं। जब देखिए पहले प्लेटलेट इनएक्टिव होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेट तब होते हैं जब हमें क्लॉट फॉर्मेशन की जरूरत होती है। वान वाली ब्रेन फैक्टर याद है कि नहीं। प्लेटलेट तब काम करते हैं जब ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग नहीं होती तो प्लेटलेट कोआगुलेशन में रोल प्ले नहीं करते। नॉर्मल प्लेटलेट पे क्या होता है, प्लेटलेट फैक्टर 4, ये जब किसके साथ बाइंड हो जाए, हेपरीन, तो हेपरीन प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या बनाती है, IgG। IgG विल लीड टू एक्टिवेट व्हाट, इनएक्टिव प्लेटलेट टू एक्टिव। जब ये एक्टिव होंगे तो ये क्या बनाना शुरू करेंगे, क्लॉट। ये क्या बनाना शुरू करेंगे, क्लॉट। और जितना प्लेटलेट क्लॉट में यूज होंगे तो फ्री प्लेटलेट क्या हो जाएंगे, कम। डिक्रीज प्लेटलेट इन द बॉडी इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिजीज से हुआ है या हेपरीन के आने से हुआ है, इसलिए इसको हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नाउ क्वेश्चन ये है, हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में देयर विल बी थ्रोम्बोसिस एंड ब्लीडिंग साइड बाय साइड। इसके अंदर क्या होती है, थ्रोम्बोसिस भी होगी और ब्लीडिंग भी होगी। अब क्वेश्चन ये है, हेपरीन तो हमने इसलिए दिया था ताकि क्लॉट ना बने, लेकिन यहाँ पे तो हेपरीन देने से क्या बनते जा रहे, क्लॉट। तो अगर क्लॉट मजीद बनते गए और हेपरीन भी हम दे रहे तो इस बंदे में हेपरीन काम नहीं कर रहे, ये एलर्जी है, हेपरीन को स्टॉप कर देते हैं। ये क्वेश्चन याद रखें। तो प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट कैन कॉज एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे थ्रोम्बस बनता जाएगा, थ्रोम्बोसिस। और नॉर्मल प्लेटलेट, फ्री प्लेटलेट जी, तो जब एग्रीगेट हो जाएंगे प्लेटलेट तो फ्री प्लेटलेट क्या हो जाएंगे, कम। और जब वो कम होंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देयर विल बी ब्लीडिंग। एमसीक्यूज ये है, इन सम पीपल व्हेन वी गिव हेपरीन, हम हेपरीन का थोड़ा सा डोज देते हैं फिर वेट करते, अगर उस बंदे से ब्लीडिंग ना हुआ और उस बंदा ठीक हो गया तो फिर हम फुल डोज चढ़ाते। ऐसा ना हो कि हम फुल डोज चढ़ाए और उसमें हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, द पेशेंट कैन गेट वर्सन। सो व्हाट इज द रिस्क विद IV हेपरीन, हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका ट्रीटमेंट ये है, स्टॉप दैट हेपरीन फर्दर। जो हेपरीन हम दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, द पर्सन विल बी ओके, बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसकी सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग है। और अगर ब्लीडिंग हो जाए और ये बात आ जाए
तो रिवर्सल के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? प्रोटामीन सल्फेट देते हैं। क्लियर है? तो इंशाल्लाह कल से हम फिर नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हेमाटोलॉजी को, कार्डियोलॉजी को आगे लेके जाएंगे। जी ओके, गुड क्वेश्चन ही रेस। बात सुने, इसने बात की है कि इसमें भी DIC होगा कि नहीं। DIC इज अ कंडीशन in which there is bleeding and thrombosis goes side by side. Very good question he raised. I appreciate that and I will like to tell something about that for 2 minutes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। इधर देखे प्लीज, बात है नहीं, बात सुने। दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के जो इनर लाइनिंग सेल है उसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। दिस कॉल्ड, यार बात है नहीं ना प्लीज, आप लोग सवाल भी करते हो फिर सीरियस भी नहीं होते तो कोई फायदा नहीं। इफ अ क्वेश्चन आस्क्ड यू पीपल शुड लिसन टू इट। अगर मैंने आंसर कर, अगर मैं कहता कल करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है तो फिर सुन भी ले लेना, ठीक है ना। दिस इज एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, दिस इज एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल से नॉर्मली बहुत सी चीजें रिलीज होती है, उनमें से एक सब्सटेंस का नाम है टिश्यू फैक्टर। क्या नाम है? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर का काम यह है कि टिश्यू फैक्टर इट एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 7। ये किस पे एक्टिवेट करता है? 7। और अगर 7 फैक्टर एक्टिवेट हुआ इट विल कॉज एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेशन, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से आखिर में क्लॉट बनेगी कि नहीं? वो फेब्रिन बनाएगी ना, क्लॉट बनाएगी। तो टिश्यू फैक्टर कैन कॉज क्लॉट फॉर्मेशन बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर 7। इंट्रिंसिक पाथवे किस क्लॉटिंग फैक्टर से एक्टिवेट होती है? 12। एक्सट्रिंसिक किससे था? 7। दोनों पाथवे से क्लॉट बनेगी कि नहीं? तो टिश्यू फैक्टर एट द एंड कैन लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये एंटीकोआगुलेंट है कि प्रोकोआगुलेंट है? ये प्रोकोआगुलेंट है, ये प्रोमोट करता है कोआगुलेशन को, क्लॉट बनाता है बाय एक्टिवेटिंग विच फैक्टर? 7। ओके, अब नॉर्मली ये तो एंडोथेलियल सेल से उतना आता है। अब कुछ एंटी थ्रोम्बिन 3 हमने बताया था कि नहीं, ये क्लॉट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये एंटी कोआगुलेंट है, तो ये चाहता है कि मैं क्लॉट को खत्म करूं, ये चाहता है कि मैं क्लॉट को बनाऊं। इन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए? बैलेंस, तब जाकर बॉडी सही काम करेगी। अगर ये बढ़ गया तो थ्रोम्बोसिस होगी, अगर ये बढ़ गया तो ब्लीडिंग होगी। तो दोनों का बैलेंस चाहिए कि नहीं? तो ये उतना आएगा जितना ये किसके लिए काफी हो? एंटी थ्रोम्बिन 3 के लिए। ये बात क्लियर है? अब ये कहां से आता है? एंडोथेलियल सेल। जिन लोगों में एंडोथेलियल इंजरी होती है, क्या होती है? एंडोथेलियल इंजरी। जिन लोगों में ट्रोमा होता है, क्या चीज? ट्रोमा। जिन लोगों में ऑपरेशन होता है, वेसल कट जाते हैं, इंजरी या सर्जरी टू द ब्लड वेसल। जिन लोगों में सेप्सिस होता है, सीवियर इन्फेक्शन टू द ब्लड वेसल, जिसको इन्फ्लेमेशन में वास्कुलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्कुलाइटिस। ओके, वेरी गुड। जिसमें ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन हो, फीमेल ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन में प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटी, ये यूट्रस है, यूट्रस का जो अपर पार्ट है इसमें कनेक्शन बनता है, स्काल्ड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा कब रिमूव होगा? जब बच्चे की बर्थ होगी। जब बच्चे और माँ की कनेक्शन खत्म हो जाए, प्लेसेंटा खत्म हो जाता है। अगर फीटस मदर की यूट्रस में है और किसी ट्रोमा की वजह से ये प्लेसेंटा क्या हुआ? डिटेच। तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? इसको कहते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं? एब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब सुन ले, अगर प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ पे इंसर्ट होता है? अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, और वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ? लोअर। तो ये प्लेसेंटा नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल? इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी इन गायनेकोलॉजी। क्लियर है? तो प्लेसेंटा का नॉर्मल टाइम से डिटेच होना एब्रप्शियो, एब्रप्ट हो गया प्लेसेंटा। तो जब एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये डिटेच प्लेसेंटा, ये भी रिलीज कर सकती है टिश्यू फैक्टर, ये भी रिलीज करती है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर कम फ्रॉम एंडोथेलियल सेल, बट टिश्यू फैक्टर एबनॉर्मली कम व्हेन प्लेसेंटा डिटेच फ्रॉम बिफोर द टाइम। नॉर्मल टाइम से पहले डिटेच होगा तो क्या रिलीज करेगा? टिश्यू फैक्टर। दीज टिश्यू फैक्टर फ्रॉम प्लेसेंटा। अब एक फीमेल है एब्रप्शियो प्लेसेंटा में, भाई 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी चल रही है, उसकी एक्सीडेंट में लग गई, ट्रोमा में लग गई और उसका डिटेच हो गया प्लेसेंटा, तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बच्चा अंदर है और ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है। अब वो बेचारी बहुत टेंशन में है, 3rd ट्राइमेस्टर है। बात यह है कि ये डिटेच प्लेसेंटा ने क्या स्टार्ट करना शुरू किया? टिश्यू फैक्टर।
टिश्यू फैक्टर ब्लड के जरिए किसको हेलो हाय कह गया कि तुम और भी रिलीज करो, ये और भी रिलीज करेगा। जब टिश्यू फैक्टर बहुत बढ़ जाएंगे तो ये बहुत क्या रह जाएंगे, काम। ये सारी वो कंडीशन है जिसमें किस चीज का लेवल बढ़ता है, टिश्यू फैक्टर। ये एंडोथियल सेल को डैमेज करते सारे। तो जब टिश्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाए, टिश्यू फैक्टर बहुत ज्यादा, तो भाई थ्रोम्बोसिस होगी कि नहीं, हाँ जी थ्रोम्बोसिस होगी, थ्रोम्बोसिस। और जब थ्रोम्बोसिस होगी उसमें क्या कंज्यूम होंगे, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो कम प्लेटलेट लीड्स टू ब्लीडिंग, तो थ्रोम्बोसिस भी होगी और ब्लीडिंग भी होगी। ये क्या है, डीआईसी। ये डीआईसी खुद हुआ है या किसी वजह से हुआ है, डीआईसी इन द होल लाइफ, रिमेंबर दिस सेंटेंस, जिस फीमेल में या जिस मेल में डीआईसी हो, इट विल बी सेकेंडरी। ये क्या होगी, सेकेंडरी, कि इसके पीछे कोई काज होगा। डीआईसी खुद नहीं हो सकता, डीआईसी हमेशा सेकेंडरी, किसी रीजन की वजह से, इन रीजन्स की वजह से डीआईसी होता है। और डीआईसी के अंदर हमें ब्लड के अंदर किस चीज का लेवल ज्यादा मिलेगा, टिश्यू फैक्टर का लेवल ज्यादा मिलेगा। हेपरीन देने से डीआईसी नहीं होती। हेपरीन देने से अगर डीआईसी लाइक पिक्चर आ जाए, इसको हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें इसने एक्टिवेट किया किस चीज को, प्लेटलेट को। इसमें एंडोथियल सेल को कुछ हुआ है नहीं, तो टिश्यू फैक्टर विल बी नॉर्मल और इंक्रीज। So blood tissue factor whenever increase, that will be DIC. If it is normal and heparin giving, it will be HIT. Clear है कि नहीं। तो उसमें टिश्यू फैक्टर का रीजन आता है बाद में। So the main triggering substance for DIC is always tissue factor. ये MCQs याद रखें। और the main triggering substance for HIT is IgG which activate platelets. वो किसको एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सुन ले, ये जो टिश्यू फैक्टर है इसने किसको एक्टिवेट किया, इसने थ्रोम्बोसिस की ना। और ये जो टिश्यू फैक्टर है ये प्लाज्मीन को एक्टिवेट करता है। सुन ले, किसको एक्टिवेट करता है, प्लाज्मीन। प्लाज्मीन क्या करता है, प्लाज्मीन कहता है कि मैं इस ये जो क्लाट बना है, क्लाट किससे बनता है, फेब्रिन से बनता है कि नहीं। फेब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फेब्रिन, और वो क्या बनाता है, क्लाट का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो डीआईसी में जब क्लाट बनेगी फेब्रिन का, और टिश्यू फैक्टर किसको एक्टिवेट करे, तो ये प्लाज्मीन जाकर इसको लाइस करेगा, लाइस कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा ना हो कि वेसल ब्लॉक हो जाए। तो ये इसको जगह जगह से खत्म करेगा, क्रश करेगा कि नहीं। जब ये क्रश करेगा तो इससे क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा जो किसकी डिग्रेडेशन से हो, इसको एफडीपी कहते हैं। एफडीपी स्टैंड फॉर फेब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्रश कर रहा हूँ ना यार, ये थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस किससे बनाए, फेब्रिन। मैं उसको इस तरह क्रश कर रहा हूँ तो इससे जो गंद निकलेगा ये किस चीज की डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होगी, फेब्रिन की। तो ऐसा कोआगुलेशन और ब्लीडिंग जिसमें किस चीज का लेवल भी ब्लड में ज्यादा हो। और एफडीपी को आप लोगों ने नाम सुनोगे, डी डायमर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डी डायमर, डिग्रेडेशन डायमर। डिग्रेडेशन किसकी हो रही है, तो फेब्रिन डिग्रेडेशन तब होती है जब बॉडी में क्या ज्यादा हो, प्लाज्मीन, और ये तब होता है जब टिश्यू फैक्टर। तो ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस साइड बाय साइड, इंक्रीज लेवल ऑफ टिश्यू फैक्टर, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, इंक्रीज लेवल ऑफ डी, इंक्रीज लेवल ऑफ, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर डीआईसी। ये डीआईसी की इन्वेस्टिगेशन है। तो ये सब सारी ज्यादा होती है ना, उसको डीआईसी कहते हैं। लेकिन डी डायमर, एफडीपी, ये सारी चीजें उसमें क्या होती है, ये नॉर्मल होती है। अब क्लियर हुआ क्या नहीं। इसमें मजीद भी 4-5 डिफरेंसेस है, लेकिन अब वो नहीं, फिर बहुत बन जाएगा ज्यादा। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन। ओके, डीआईसी इज ऑलवेज सेकेंडरी इन नेचर। ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी वजह से होती है, या इनमें से ट्रोमा इस तरह यार होगा। देखे क्वेश्चन आखिरी एक बात, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। सुन लेना, एक बात सुन ले। वो कहेगा कि एक फीमेल है, उसकी डिलीवरी हुई है होम विलेज, कोई ये एलएचवी वगैरह डिलीवरी कराती है ना, ये गांव वगैरह में, विलेजेस में, उसने डिलीवरी की है, उससे प्लेसेंटा जनाब खराब हो गया, फिर फीमेल को हिमरेज हुआ, साथ में उसकी डी डायमर बढ़ गए, तो उस प्लेसेंटा ने टिश्यू फैक्टर दिया था और उसने डीआईसी कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदा रोड ट्रिप एक्सीडेंट में लग गया, उसका एफडीपी, डी डायमर बढ़ गया, डीआईसी। मतलब जिस चीज की वजह से एंडोथियल सेल डैमेज होते हैं ना, उसमें डीआईसी के चांसेस ज्यादा। तो डीआईसी खुद नहीं होगा, इसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है, सेकेंडरी होती है। सो देयर इज ऑलवेज सम प्राइमरी काज बिहाइंड डीआईसी, इसलिए डीआईसी इज ऑलवेज सेकेंडरी इन नेचर। अब क्लियर है कंसेप्ट क्या नहीं। तो डीआईसी के अंदर जो ज्यादा मेन इशू है ना, वो ब्लीडिंग का है। तो देखें, एक अनदर क्वेश्चन, अगर एक पेशेंट है, बात सुने, एक पेशेंट है,
एक पेशेंट, उसको जनाब एंडोथेलियल इंजरी हुई है, माइल्ड इन्फेक्शन, तो उसमें डीआईसी के सिम्टम जल्दी आएंगे कि लेट आएंगे? लेट आएंगे। और अगर प्लेसेंटा ड्रॉप हुआ है तो उसमें डीआईसी जल्दी आएंगे। या टिश्यू इंजरी हुई है, ट्रोमा हुआ है, जल्दी आएंगे। दोज काजेज विच कैन काज इमीडिएट डीआईसी, इसको अक्यूट ऑनसेट डीआईसी कहते हैं। और जिसमें बाद में आएंगे तो उसको लेट ऑनसेट। डीआईसी में कितने फीचर होंगे? थ्रोम्बोसिस के और ऑफ, हाँ जी, डीआईसी इसमें थ्रोम्बोसिस भी होती है और ब्लीडिंग भी होती है। अगर डीआईसी पेशेंट में ब्लीडिंग के सिम्टम ज्यादा है किसके, तो वो अक्यूट होगा। और जिसमें थ्रोम्बोसिस के सिम्टम ज्यादा होंगे वो क्रोनिक होगा। तो अक्यूट डीआईसी में हीमोरेज होता है, क्रोनिक डीआईसी में थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर यहां से आगे फॉरवर्ड करेंगे जी। ओके, गुड क्वेश्चन शी रेस्ट, ठीक है ना। वाई देयर इज अ टेस्ट वी डन इन अ कोविड केस। कोविड, बात सुने, कोई भी क्रोनिक कंडीशन, कोविड जो है ना, जो थर्ड स्ट्रेन आया है, ये देखा गया है। आप लोगों ने ये भी सुना है कि कोविड वैक्सीन भी क्लॉट बनाती है, क्लॉट बनाती है। जो कोविड का थर्ड स्ट्रेन है, इट कैन एक्टिवेट क्लॉट फॉर्मेशन, वो क्लॉट बनाती है। तो कोविड पेशेंट में भी क्लॉट फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए किसकी एक्टिविटी चाहिए? प्लाज्मीन। तो प्लाज्मीन क्या करता है? ये जो क्लॉट खत्म करेगा तो डी डायमर बढ़ेगा ना, एफडीपी। अब क्वेश्चन ये बन गया कि एफडीपी या डी डायमर का बढ़ना, इट इज नॉट 100% ऑल द टाइम डीआईसी, इट मे बी कोविड, इट मे बी समथिंग एल्स। इसका मतलब कि डी डायमर का बढ़ना सिर्फ ये बता रहे कि बॉडी में क्या बनते जा रहे? क्लॉट। और वो क्लॉट अभी रिसेंटली क्या होते जा रहे? खत्म होते जा रहे। तो डी डायमर शो क्लॉट फॉर्मेशन इन द बॉडी बट इट इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर डीआईसी। ये पॉइंट याद रखें। इससे पहले अगर ये सवाल ना करती तो आप लोगों के जहन में यह था जब भी डी डायमर ज्यादा उसको डीआईसी होगा। नहीं, डी डायमर और एफडीपी इट इज अ स्पेसिफिक फॉर डीआईसी या नॉन स्पेसिफिक? ये नॉन स्पेसिफिक है, इट इज फॉर डीआईसी। तो स्पेसिफिक टेस्ट हम अलग करते हैं, वो हम डीआईसी जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दिस व्हाट वी शुड नो फ्रॉम द हेमाटोलॉजी। हाँ क्या क्या जी? हाँ हाँ, ये वस्कुलैटिस में पढ़ाऊंगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पॉइंट में डीआईसी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कार्डियोवास्कुलर वेसल के इंजरीज में ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने तो 2 क्लास की टाइम 3 क्लास